हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 552 स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड पार्ट 2। तो जो स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड पार्ट 2 है वो है क्वेश्चन 551। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना एक बार। तो ये वाला जो है इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि हमें एक अटेंडेंस रिकॉर्ड दे रखा है फॉर अ स्टूडेंट और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एन अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर अ स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग where each character signifies whether the student was absent, late or present on that day. The record only contains the following three characters। तो उस जो मेरे को स्ट्रिंग दी होगी उसमें ये बेसिकली ये तीन कैरेक्टर्स होंगे, जिसमें ए का मतलब है एबसेंट, एल का मतलब होगा लेट और पी का मतलब होगा प्रेजेंट। ठीक है, और फिर वो बोल रहा है कि एनी स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एन अटेंडेंस अवार्ड इफ दे मीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो स्टूडेंट है एबसेंट होगा फॉर स्ट्रिक्टली फ्यूवर देन 2 days टोटल, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट एबसेंट है ना, तो वो या तो 0 दिन एबसेंट हो सकता है या तो बस 1 दिन एबसेंट हो सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा दिन एबसेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्ट्रिक्टली फ्यूवर देन 2 days, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेसिकली कि मेरे पास दो कंडीशन है। एक तो एबसेंट वाली कंडीशन दे रखी है इन्होंने, और एक दे रखी है मेरे को लेट वाली। ठीक है, तो एबसेंट वो कितने दिन हो सकता है, या तो भाई वो 0 दिन हुआ एबसेंट, यानी एक भी दिन नहीं हुआ, या तो वो बस 1 दिन एबसेंट हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं कि भाई 2 दिन एबसेंट हुआ, तो वो क्राइटेरिया ना फॉलो नहीं होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्ट्रिक्टली फीवर देन 2 days टोटल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि द स्टूडेंट वॉज नेवर लेट, एल, जो कि एल को मैं यहाँ पे लेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉर 3 और मोर कंसिक्यूटिव डेज। यानी कि मेरा लेट मेरा हो सकता है या तो 0 कंसिक्यूटिव डेज, या तो 1 कंसिक्यूटिव डेज, या तो 2 कंसिक्यूटिव डेज। ठीक है, तो ये मेरे को दो कंडीशन दे रखी है अपने क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे 3 कंसिक्यूटिव डेज करूंगा तो वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई स्टूडेंट जो है लेट नहीं होना चाहिए फॉर 3 या फिर मोर कंसिक्यूटिव डेज। और उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर दे रखा है एन, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ऑफ लेंथ एन दैट मेक अ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर एन अटेंडेंस रिकॉर्ड या अटेंडेंस अवार्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमें लार्ज कर रखा है, तो ठीक है ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एन की वैल्यू दे रखी है 2, और इसका आउटपुट आ रहा है मेरा 8। देयर आर 8 रिकॉर्ड्स विद प्लान टू डेट आर एलिजिबल फॉर एन अवार्ड। या तो मेरे दोनों दिन प्रेजेंट होगा, या तो एक दिन एबसेंट होगा, एक दिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं कि ये चीज़ कैसे आई। तो मेरे को जो पहला मेरे को दे रखा है एग्जांपल, उसमें एन की वैल्यू दे रखी है 2, यानी कि मेरे को 2 दिन का मेरे को पता करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऐसे अगर करूँ कि भाई ये मेरा हो गया पहले दिन का और ये मेरा हो गया दूसरे दिन का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको ज़रा ध्यान से कि भाई अगर मेरे पास पहला दिन है, यानी मेरे पास अगर पहला दिन है तो उसमें मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं अवेलेबल। तो ऐसा हो सकता है कि भाई पहले दिन या तो मेरा जो स्टूडेंट है वो तो या तो एबसेंट हो गया होगा, या तो प्रेजेंट हो गया होगा, या तो लेट हो गया होगा। भाई ये तीन ही तो चॉइस होंगे ना मेरे पास, या तो मेरा एबसेंट हो गया, या तो प्रेजेंट हो गया, या तो लेट हो गया। ठीक है, तो लेट से कि मेरा जो है स्टूडेंट वो हो गया एबसेंट। ठीक है, तो मतलब कि पहले दिन मेरा स्टूडेंट एबसेंट हो गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा आ गया एबसेंट। ठीक है, ये मैं इस वाले के लिए पता कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके कि लेट से मेरा ये हो गया एबसेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको करा इंक्लूड, मैंने मान लिया कि भाई स्टूडेंट मेरा एबसेंट होगा, तो पहले वाले में तो मेरी पोजीशन फिल हो गई कि एबसेंट है। अब बचा ये दूसरा। ठीक है, तो इस दूसरे वाले के लिए भी मेरे पास फर्दर तीन तीन चॉइसेस हो सकती है ना, कि भाई या तो वो एबसेंट होगा इसमें, या प्रेजेंट होगा, या तो वो लेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँ कि भाई लेट से कि वो एबसेंट हो गया, तो यहाँ पर कौन कौन सी चॉइसेस बन सकती है। या तो ऐसे हो सकता है कि मेरा एबसेंट हो गया दोनों दिन, या तो ऐसे हो सकता है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट, और ये हो जाएगा मेरा लेट। तो ये हो सकती है मेरी ए पी, और ये हो सकता है मेरा ए एल। ठीक है, यानी कि पहली पोजीशन को मैंने फिक्स करा कि भाई पहले पोजीशन में मैंने माना कि एबसेंट है, और जो बाकी की जो पोजीशन बची है उस पर तीन चॉइसेस हो सकती हैं, या तो एबसेंट होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो लेट होगा। सिमिलरली मैं इस दूसरे के लिए देखूं कि पहली पोजीशन पर लेट से पहली पोजीशन पर वो प्रेजेंट रहा होता, तो दूसरी पोजीशन के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई इसमें एबसेंट हो गया, एंड देन यहाँ पे मेरा प्रेजेंट हो गया दोनों दिन, और यहाँ पर हो गया मेरा प्रेजेंट और एबसेंट। ठीक है, ये भी आ सिमिलरली अगर मैं इस लास्ट वाले के लिए देखूं तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई मैं पहले दिन एल को फिक्स कर दूं, और बाकी के जो 2 दिन और बाकी के जो दूसरा दिन बचा उसमें क्या हो सकता है कि भाई वो एबसेंट होगा, या तो वो जो है प्रेजेंट होगा, या तो वो लेट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा एल एल। ठीक है, तो भाई मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पॉसिबिलिटीज आई है।
ठीक है। 9 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि मेरे पास 2 दिन थे, ठीक है। तो 3 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज आएंगे, तो यहाँ पर 3 टू द पावर n कितना था, 2 था, तो इसलिए यहाँ पर आई 9 पॉसिबिलिटीज। बट इसमें से मेरे पास वैलिड पॉसिबिलिटीज कितनी मेरे को मिली हैं वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो उसको मैं अगर देखूं तो वो पता करने के लिए ना मेरे को ये देखना पड़ेगा ये वाली कंडीशंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले मैं देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोनों दिन वो एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो भाई अगर दोनों दिन वो एब्सेंट हो गया तो मतलब वो एक से ज़्यादा दिन एब्सेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो वैलिड पॉसिबिलिटी हुई नहीं मेरी। दूसरी ये वैलिड पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ भाई ये हो सकती है, सिद्धांत सिमिलरली ये भी हो सकती है, ठीक है। एक दिन प्रेजेंट हुआ एक दिन एब्सेंट हुआ, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, एंड ये भी हो सकती है, ठीक है। 2 दिन वो जो है लेट हो गया, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ठीक है, 2 कंसिक्यूटिव डेज वो लेट हो सकता है, यानी कि सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर फेल हो जाती है, बाकी सारी यहाँ पर जो है सही है। तो इनका जो मतलब नंबर आ रहा है वो आ रहा है मेरा 8, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए इसका आंसर जो आया ये रहा मेरा, इसका आंसर 8। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है यार कि मैं जो है यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ कर रहा हूँ, और रिकर्जन में बेसिकली 3 बार मेरी जा रही है। एक बार एब्सेंट के लिए, एक बार प्रेजेंट के लिए, एक बार मेरे जा रहा है लीव के लिए, ठीक है। और मैं ये कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो इसको एक बार मैं अगर बताऊं तो मैं इसको बेसिकली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कि वही है कि जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व नेम का फंक्शन बना दूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस सॉल्व नेम का जो फंक्शन बना रहा हूँ उसमें मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि मेरे पास जो एब्सेंट मुझे मिल रहा है वो कितने उसका काउंट कितना है बेसिकली। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक काउंट हो गया एब्सेंट का। तो जैसे मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर मैं पास करा सकता हूँ कि एब्सेंट का काउंट कितना हुआ यहाँ पर, और लेट का काउंट कितना हुआ यहाँ पर, ठीक है। और एक इंडेक्स हो जाएगा जो कि 0 से ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैंने ना प्रेजेंट का काउंट पॉइंट, प्रेजेंट का जो काउंट है उसे पास नहीं करा है, ठीक है। तो यार मैंने प्रेजेंट का काउंट यहाँ पर इसलिए पास नहीं करा है क्योंकि प्रेजेंट की मतलब प्रेजेंट को मुझे देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मतलब उसके टेक केयर करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंडीशन सिर्फ एब्सेंट या फिर लेट पर लग रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको देखता ना कि भाई यहाँ पे मेरे को एक प्रेजेंट मिल गया, ठीक है, एक यहाँ पे 2 प्रेजेंट मिल रहे हैं, अगर मैं इनको इग्नोर भी कर देता ना तो भी मेरा काम बन जाता। या मुझे इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई सिर्फ चेंज जो हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल्स वो सिर्फ एब्सेंट या फिर मेरा ये जो मेरा लेट है वो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने भाई ये फंक्शन बना दिया जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन का बेस केस क्या हो सकता है आप सोचो कि भाई बेस केस तो वही हो गया ना कि जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं पहले इस वाले के लिए मैंने देखा, फिर मैं इस वाले के लिए देखा, अगर मान लो n की वैल्यू 3 होती तो यहाँ पर एक और होता, फिर इस वाले के लिए मैं देखता। तो ऐसे कर करके अगर मेरा ये इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, बाहर हो गया, तो इसका मतलब मैं इस एक पूरे जो मेरा इनपुट में दिया हुआ था उसको ट्रेवर्स कर चुका हूँ, यानी मेरे को एक वैलिड सीक्वेंस मिल चुका है मेरे को। तो उस केस में मैं रिटर्न करा दूंगा 1 को, ठीक है। क्योंकि मुझे काउंट करना है ना कि भाई कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस है, तो अगर मेरे को एक मिल गया तो मैं रिटर्न 1 ही तो कराऊंगा ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को अलग अलग कॉल्स लगानी है यहाँ पर, है ना। तो एक कॉल हो जाएगी मेरी प्रेजेंट के लिए, एक कॉल हो जाएगी एब्सेंट के लिए, और एक कॉल हो जाएगी यहाँ पर लेट वाले के लिए। अब इन कॉल्स को आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है। तो अगर मैं अपनी प्रेजेंट वाली कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी प्रेजेंट वाली कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में जब मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा वेरिएबल्स को तो भाई इंडेक्स तो आगे बढ़ेगा ही, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेरा काउंट है एब्सेंट का वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो मेरा ये है ना लेट का जो काउंट है, ठीक है, वो इनिशियलाइज हो जाएगा फिर से 0 से। अब आप अगर ये कहोगे कि भाई 0 से क्यों इनिशियलाइज हुआ, तो उसका रीज़न पता ये है कि जैसे मेरे को जो यहाँ पे लेट का पता करना है ना वो पता करना है कंजिक्यूटिव डेज का, ठीक है। तो लेट से मेरे पास मान लो एन की वैल्यू होती है 4, ठीक है। 4 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पे ऐसे 4 प्लेसेस है, ठीक है, और 4 दिन है, ठीक है। और लेट से यहाँ पर पहले दिन ना, या चलो इसको 5 मान लो, इसको यहाँ पे 5 मान लो, इसको हटाओ और 5 करो यहाँ पर। अब लेट से पहला दिन है, पहला दिन वो हो गया भाई एब्सेंट, ठीक है। दूसरा दिन वो हो गया लेट, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि एब्सेंट का काउंट मैंने बताया ए से और लेट का काउंट मैंने बताया एल से। पहले दिन वो अगर एब्सेंट हो गया तो एब्सेंट हो जाएगा यहाँ पे 1, अगर वो पहले दिन दूसरे दिन जो लेट हो गया तो यहाँ पर लेट भी बढ़ जाएगा मेरा। उसके बाद देखो तीसरे दिन वो फिर से लेट हो गया तो यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा कौन सा दिन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वाला जो डे था
उस पर वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया अलग से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ही फोर्थ वाला दिन पर वो एब्सेंट हुआ ना, तो आप ऐसा नहीं करोगे और फिर यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको कर दूं कि भाई उसके अगले दिन वो लेट हो गया, तो अब ऐसा नहीं करोगे कि भाई ये जो है मेरा 2 हो गया, ठीक है, और ये जो है मेरा 3 हो गया, ऐसे नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये जो मेरा एब्सेंट है ये वाला बढ़ेगा बस। ठीक है, लेट वाला ना क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको कंजिक्यूटिव डेज का पता करना है। ठीक है, ये कंजिक्यूटिव डेज थोड़ी हुआ, यहाँ पे 2 बार एल आ रहा है, फिर 1 बार ए आ रहा है, एंड देन अगेन यहाँ पे एल आ रहा है, तो ये कंजिक्यूटिव डेज नहीं होता। हाँ, अगर इसमें ऐसा होता ना यहाँ पे कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एल आ जाता, तब इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव डेज की। हाँ भाई 3 कंजिक्यूटिव डेज पर एल आ गया, तो ये कंडीशन तो मेरी फेल हो गई कि सिर्फ 2 ही तक मेरे को जाना था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 करा है। कहाँ गया वो, इसलिए मैंने यहाँ पर करा है 0। ठीक है, मतलब बेसिकली जब आप प्रेजेंट वाली कॉल लगा रहे हो तो आपको लेट वाले को 0 कर देना है फिर से, क्योंकि मेरे को सिर्फ कंजिक्यूटिव का देखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगली जो कॉल आएगी मेरी, उसको मैं लगा सकता हूँ जो मेरी ये वाली है, ये तो मेरी प्रेजेंट वाली थी ना। अब मैं देखता हूँ एब्सेंट वाली में क्या होता है। ठीक है, एब्सेंट वाली कॉल तो भाई मैं तभी लगाऊंगा ना कि जब मेरी ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अगर मेरा एब्सेंट जो है वो अभी तक का एब्सेंट जो है वो मेरा लेस देन 2 हुआ, यानी कि 0 हुआ या 1 हो, तभी मैं ये एब्सेंट वाली कॉल लगाऊंगा। और इस वाले में क्या अपडेट होगा मेरा, इस वाले में जो मेरा ये है ना ए, ये मेरा +1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल पर दिखाया था ना कि जैसे आपको एब्सेंट मिलेगा तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, और लेट तो मेरा अगेन 0 ही होगा। और यहाँ पे इंडेक्स जो है उसको +1 कर देना, उसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। एंड देन लास्ट कॉल जो मेरी जाएगी वो जाएगी मेरी लेट वाली, तो लेट वाली में क्या आ जाएगा मेरा, तो अगर वो भाई लेट हो गया तो उसमें क्या होगा आपका, एब्सेंट तो सेम रहेगा, लेकिन जो लेट वाली कॉल हुई, अब यहाँ पर देखो कंसिक्यूटिव डेज में लेट होगा वो। ठीक है, तो यानी कि एल को मैं कर दूंगा +1। ठीक है, और इंडेक्स वगैरह वो +1 आप कर देना यहाँ पर। तो ये बेसिकली 3 रिकर्सिव कॉल्स यहाँ पे जाएंगी, और लास्ट में इन तीनों को कर देंगे हम ऐड। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरे को एक एक नंबर मिलता रहेगा, तो मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे नंबर रिटर्न करा रहा हूँ 1। यानी कि जैसे ही मैं इसके बाहर हो गया मेरे को 1 रिटर्न कराना, तो जैसे जैसे ये बाहर होता जाएगा एक एक नंबर बढ़ता जाएगा और उनको मैं ऐड करते जाऊँगा। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं अब कोड। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले काउंट मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एब्सेंट, जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, और एक मैंने बना दिया लेट का, और प्रेजेंट की मुझे बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिमिलरली एक मेरे पास इंडेक्स आ जाएगा 0 से, और इसको मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ n। ठीक है, अपना पास करा देता हूँ लेट काउंट, और एक मैं पास करा देता हूँ काउंट ऑफ एब्सेंट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा काउंट ऑफ लेट। ठीक है, और एक आ जाएगा मेरा इंडेक्स, और यहाँ से मेरे को रिटर्न क्या करना है, या चलो ये इसी को रिटर्न करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा मैं अपना सॉल्व, और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आएगा मेरा ये। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए, एक एब्सेंट के लिए एक काउंट के लिए, जो कि उसका काउंट पता करेगा, और एक इंडेक्स जो कि मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको मैं करा देना यहाँ पर रिटर्न। अब ये जो फंक्शन बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा int टाइप का। ठीक है, इंट सॉल, यहाँ पे मेरे को एक n की वैल्यू मिलेगी जिसको मैं बाय रेफरेंस पास करा देता हूँ, और मेरे को मिलेगा एक काउंट ऑफ लेट। ठीक है, पहले मेरे को काउंट ऑफ एब्सेंट मिल रहा है, फिर मुझे काउंट लेट मिल जाएगा, और लास्ट में मेरे को मिल जाएगा इंडेक्स। ठीक है, बेस केस मैंने क्या बताया था कि अगर मेरा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो गया, उस केस में मुझे रिटर्न क्या कराना है, 1 रिटर्न कराना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि एक रेस यानी कि रिजल्ट एक बना देता हूँ जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0, और रिजल्ट में बेसिकली क्या होगा ना कि यहाँ से जो भी वैल्यूज आएंगे ना उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि p+a+l, है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ प्रेजेंट वाली कॉल। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रेजेंट वाली कॉल लगा रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, मेरा रिजल्ट में ऐड हो जाएगा मेरा रिजल्ट जो कि प्रीवियस रहा होगा, प्लस सॉल्व से मेरे को जो आंसर मिलेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो मेरा प्रेजेंट वाली जो कॉल जाएगी उसमें क्या क्या चेंज होगा। जो मेरा काउंट है एब्सेंट का वो तो सेम रहेगा। ठीक है, काउंट ऑफ एब्सेंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो जो मेरा ये एल है ये देखो 0 हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0, और इंडेक्स मेरा +1 होगा, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर मॉड से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई मॉड से डिवाइड कर देना।
तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से बना दूँ। कौन ये हो जाएगा मेरा 1E9+7। ठीक है, उसके बाद हम मारते हैं एब्सेंट वाली कॉल। ठीक है, तो एब्सेंट वाली कॉल में क्या होगा कि रिजल्ट में मेरा ऐड हो जाएगा सॉल्व एन कोमा काउंट एब्सेंट मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एब्सेंट मेरा +1 हो जाएगा और लेट का 0 हो जाएगा और इंडेक्स यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मॉड कर दो आप मॉड से। ठीक है, अगली जो कॉल है वो आएगी मेरी लेट वाली। तो लेट वाली में क्या होगा कि मेरा रेस जो होगा वो हो जाएगा रेस प्लस सॉल्व। ठीक है, अगर ये लेट हो रहा तो मैं इसमें क्या करूँगा कि लेट का +1 करूँगा, लेकिन जो मेरा काउंट एब्सेंट है यहाँ पे काउंट एब्सेंट जो है वो मेरा सेम रहेगा और काउंट लेट जो है वो +1 हो जाएगा और इंडेक्स तो +1 होगा ही होगा। ठीक है, और इसको मैं मॉड कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, रस मॉड मॉड। ठीक है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टीएलई आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टीएलई क्यों आ रहा है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो है वो 10⁵ तक हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं कि भाई यहाँ पे टीएलई क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जैसे मेरे को लेट से 3 पोजीशन दे रखी है। ठीक है, 3 पोजीशन मेरे को दे रखी है, तो मैंने जैसे ऊपर भी बताया था ना यहाँ पर कि 3⁵n मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है, मेरे 3⁵n मेरे पास स्टेट्स आ रही हैं। तो क्योंकि हर हर इसके लिए ना हर पोजीशन के लिए मेरे पास 3 स्टेट्स हो सकती हैं, एब्सेंट प्रेजेंट और लेट की। फिर इसके लिए भी मेरे पास 3 हो सकती है, इसके लिए भी 3 हो सकती है, तो 3⁵n यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बताऊँ जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये O ऑफ 3⁵n आ रहा है। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10⁵ तक मेरे को जा रहा है। ठीक है, तो ये तो भाई मेरा टाइम लिमिट एग्जिटेड होना ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई डीपी का यूज़ करो। ठीक है, तो डीपी में हम यूज़ कर सकते हैं मेमोराइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली मेमोराइजेशन यूज़ कर देता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मेमोराइजेशन में क्या होता है बेसिकली, पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि मैं जो डीपी बना रहा हूँ ना उसका डायमेंशन कितना होगा। तो वो चेक करने के लिए मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है उसमें कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे 3 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। एक तो मेरा ये काउंट एब्सेंट वाला है, देखो यहाँ पे काउंट एब्सेंट +1 हो जा रहा है ना। देन मेरा ये लेट वाला है, लेट कभी 0 हो रहा है कभी +1 हो रहा है। एंड एक है मेरा ये इंडेक्स वाला। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे 3D डीपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3D डीपी हम कैसे बना सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर, देन उसके बाद फिर से वेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे फिर से वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा इंट, और यहाँ से बाहर आके डीपी। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अब देखो यहाँ पर जो मैं ये वेक्टर बना रहा हूँ डीपी नेम से, तो मैंने बताया कि इसके 3 पैरामीटर्स चेंज होंगे, यानी कि ये 3D डीपी बनेंगे। तो इनमें जो है साइजेस आप कैसे डिफाइन करते हो। अब भाई जो जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग साइज डिफाइन करते हैं ना। तो जैसे मेरे को यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, पहले तो मेरा इंडेक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। देखो एन यहाँ पर 10⁵ तक जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 1E5+1। ठीक है, +1 आप पता होगा मेरे की सेफ साइड रहने के लिए मैं +1 करता हूँ। और दूसरा जो इसमें चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है मेरा काउंट ऑफ एब्सेंट और काउंट ऑफ लेट। तो काउंट ऑफ एब्सेंट अगर मैं देखूँ तो ये मेरा सिर्फ ये 0 जाएगा या 1 जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3। ठीक है, 2 और 3 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है और इसकी 3 वैल्यूज हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आ गया मेरा काउंट ऑफ एब्सेंट का और ये आ गया मेरा काउंट ऑफ लेट का। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n+1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया जो कि मेरा काउंट ऑफ एब्सेंट का है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा वेक्टर इंट। ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ -1 से। ठीक है, तो अभी सब में मेरा -1 है, और इस डीपी को मैं पास करा देता हूँ अपने इस वाले फंक्शन में। ठीक है, एंड इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पास करा देते हैं बाय रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी मैं रिकर्सिव कॉल्स लगा रहा हूँ यहाँ पर मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डीपी डीपी एंड डीपी। अब भाई इसमें क्या होता है कि देखो
डीपी में आपको क्या करना है, मेमोराइजेशन करना है। तो मेरे को पता है कि जो मेरी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स जो मेरी होती है उनको मुझे स्टोर कराना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा हूँ ना, वो क्या रिटर्न करूंगा यहाँ पे मेरा रेस्ट मॉडुलस मॉड यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और पहले के अंदर क्या होगा मेरा इंडेक्स, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या होगा मेरा काउंट ऑफ एब्सेंट मैंने बनाया था। और तीसरा क्या होगा मेरा काउंट ऑफ लेट, ठीक है। तो यहाँ से जो जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा ना हर रिकर्सिव कॉल के बाद, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे को कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल रही है तो उसका आंसर जो है इसमें फाइंड हो जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन लगाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मेमोराइजेशन यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मैं, जो कि बेस केस के बाद होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये जो है मेरा ये नॉट इक्वल्स टू -1 हुआ तो रिटर्न कर दो इसी चीज़ को, ठीक है। और इसको एक बार कर दो रन। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, और इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सबमिटेड भी हो गया एंड 105 डेज आर कंप्लीटेड। तो इसकी हम बात करते हैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो देखो पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो आ रही थी 3 to the power n, बट अब होगा क्या बेसिकली, क्योंकि मैंने जो मेरे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है उनको स्टोर करा लिया अपने डीपी में, ठीक है। तो बार बार सेम कॉल्स नहीं जाएंगे। तो यानी कि एट मैक्स अगर मेरे पास इसमें n स्टेट्स बन रही है तो उसमें कॉल्स भी तो n ही जाएंगे ना। बेसिकली क्या होगा कि जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे कॉल्स लगा रहा था, तो अगर ये वाली कॉल मेरे को ऑलरेडी पहले मिल चुकी है तो इसके लिए अब आगे फर्दर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब आएगी वो आएगी O ऑफ n, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर n स्टेट्स बनेंगी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि n स्टेट्स तो बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ 2 into 3 भी होगा, ठीक है। जैसे डीपी में अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूँ, ठीक है, इसको यहाँ से मैं इरेज कर दूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये O ऑफ n कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पर मेरे पास 3 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम जाएगा मेरा n तक, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 into 3। तो ये बेसिकली 6 O ऑफ 6n आ रहा है बेसिकली, ठीक है। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 6n आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ये भी मेरा इतनी आएगी O ऑफ 6n, क्योंकि मैं यहाँ पे डीपी का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो कितना साइज ले रहा है यहाँ पर देखो, इसका n into 2 into 3 ले रहा है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ गई, अगर मैं 6 को इग्नोर कर दूँ तो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।